अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है रिलेटिवली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप उसको फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपको बहुत लेंदी लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड मेन पार्ट रीड करने से पहले मैं रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ लूँगी कि रिक्वायर्ड क्या है, हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो अंडर ईच कॉस्ट क्लासिफिकेशन। आपको कुछ कॉस्ट दी गई होंगी, कॉस्ट के क्लासिफिकेशंस दिए गए होंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, अंडर ईच कॉस्ट क्लासिफिकेशन गिवन इन इट्स बजट। उन्होंने हमें कुछ बजट दिया होगा, उसमें कॉस्ट के कुछ क्लासिफिकेशंस होंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट विच विल बी इफेक्टिव इन Q4। ठीक है, तो देखो अगर आप ऊपर क्वेश्चन में टेबल देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको बजट दिया गया है। और ये बजट जो दिया गया है वो 3 क्वार्टर्स का दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं Q4 इफेक्टिव Q4 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फ्लेक्सिबल बजट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर Q4। तो देखो अगर हमसे ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन ना पूछकर सेकंड क्वेश्चन में पूछते तो हमें पहले ये फर्स्ट वाली स्टेप फॉलो करनी ही पड़ती थी। ये कौन सी स्टेप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहली हमारी स्टेप होती है, हमें सारे कॉस्ट जितने भी दिए गए हैं, देखो आपको टेबल दिखाती हूँ, ये जितने भी कॉस्ट हमको दिए गए हैं, तो इन कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ता है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कैसे हम देखेंगे कि ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है। तो मैंने क्या कहा था, पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकाल कर देखेंगे। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको ना टोटल कॉस्ट दी गई है, टोटल प्रोडक्शन लेबर, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ आपको, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। और हमें तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिए गए हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं, वो भी थाउजेंड्स में है। ठीक है, थाउजेंड्स में है, ये 9,000, 17,000, 15,000। अब यहाँ पर जो यूनिट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, वो 2 प्रकार के यूनिट्स दिए गए हैं। एक तो सेल्स यूनिट, दूसरा है प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो सेल्स यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट दिए गए हैं। तो आपको सिंपली करना क्या रहता है, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, सॉरी, ये टोटल कॉस्ट जो है उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट अगर तीनों भी केसेस में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर हमारे तीनों भी केसेस में या फिर कोई भी 2 केस आप लेकर देखोगे, अगर सेम आ रही है, तो हमने क्या देखा था, कॉस्ट पर यूनिट सेम किसकी आती है, वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इस तरीके सारे जो कॉस्ट है, उन्होंने क्या बोला था, ईच कॉस्ट क्लासिफिकेशन का आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बताना है। और साथ ही साथ मान लो अगर कोई जो एक्सपेंस है वो अगर सेमी वेरिएबल होता है, तो सेमी वेरिएबल के लिए भी हमने क्या बताया था, आपको स्टेप बताई थी। सबसे पहला तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, चेंज इन कॉस्ट, चेंज को मैं डेल्टा से डिनोट कर रही हूँ। चेंज इन कॉस्ट, जो भी आपको 2 क्वार्टर्स के डेटा दिए गए हैं, तो आप इनका डिफरेंस लोगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी करोगे। और क्वांटिटी भी आपको दी गई है, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। तो जो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी वो क्या रहेगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट। एंड फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आप फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकते हो। ये स्टेप्स आपको पता है, तो मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, अब क्या है, अब बात ये उठती है कि हमें जो यूनिट्स दिए गए हैं, वो तो 2 तरीके के यूनिट्स दिए गए हैं, एक तो सेल्स यूनिट, दूसरा है प्रोडक्शन यूनिट्स। तो डिवीजन करते वक्त, डिवाइड करते वक्त कौन से नंबर ऑफ यूनिट्स हमें लेने चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है, जो खर्चे, जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे उसके लिए हम यूनिट्स यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन लेबर, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उस वक्त हम ये यूनिट्स लेंगे। लेकिन अगर आपको सपोज कोई एक्सपेंस है, वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आपको सेल्स यूनिट लेने पड़ेंगे। ठीक है,
सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस पर बेस्ड होता है, हमें हमारे नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हुए हैं, ठीक है। तो उस वक्त उसका कॉस्ट क्लासिफिकेशन करते वक्त आप ये वाले यूनिट्स कंसिडर करोगे, ठीक है। तो अब मैं मेन क्वेश्चन रीड करती हूँ। आपको सिर्फ सिंपली ये बताना था कि आपको फिक्स्ड फ्लेक्सिबल बजट जैसे ही पूछ लिया तो आपको सिंपली दो काम करने हैं। क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करोगे, क्या ये कॉस्ट फिक्स्ड है, क्या ये वेरिएबल है, क्या ये सेमी वेरिएबल है, इन तीनों को आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। और आइडेंटिफाई मैंने बताया कैसे करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं। तो अगर वो सेम आती है तो वो वेरिएबल कॉस्ट हुआ, अगर डिफरेंट आती है तो हो सकता है वो वेरिएबल सेमी वेरिएबल हो। तो सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करने के लिए सेमी वेरिएबल के दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, ठीक है। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स करेंगे तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग फिगर करके मैं फिक्स्ड कॉस्ट निकालूंगी। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक बार आपको टोटल वैल्यू पता है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, वो लेस करने के बाद आपको बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आते हैं फटाफट से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द बजट फॉर एक्टिविटी एंड द कॉस्ट ऑफ PQR लिमिटेड, ठीक है। तो आपको बजट दिया गया है एक्टिविटीज़ और कॉस्ट से रिलेटेड फॉर द 3 क्वार्टर्स, PQR लिमिटेड के लिए दिया गया है, वो भी 3 क्वार्टर्स का आपको बजट दिया गया है ऑफ ऑपरेशन आर शोन बिलो। तो आप देखो टेबल पढ़ते वक्त आपको एक एक चीज़ पढ़नी होगी, वो भी क्विकली, ओके। तो बजट क्वार्टर दिया गया है 1 to 3, हमें 4th क्वार्टर के लिए क्वेश्चन पूछा है तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल बजट, ओके। तो आपको पीरियड दिया गया है Q1, Q2, Q3, मंथ्स दिए गए हैं 1 to 3 मंथ्स, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, और जो भी आपको अमाउंट्स दी गई है वो थाउजेंड्स में दी गई है, ओके। उसके बाद आपको एक्टिविटी दी गई है, उसमें सेल्स, नंबर ऑफ सेल कितने यूनिट्स कर रहे हो और यूनिट प्रोड्यूस कितने कर रहे हो, ठीक है। तो ये दिया गया है आपको। एंड साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है, हमें अब कॉस्ट पता है, ठीक है। उन्होंने टेबल में ऊपर ही बोला था ना कि उन्होंने एक्टिविटी और कॉस्ट बताई है, तो एक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं, अब कॉस्ट पढ़ रहे हैं। कॉस्ट में आपको कितने कॉस्ट बताए हैं, देखो डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डेप्रीसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, ये सारे कॉस्ट को हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। तो देखो वेरिएबल्स तो फाइंड आउट करने का मैंने तरीका आपको बताया, टोटल कॉस्ट जो भी आपको दी गई है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हो। अगर सारी एक्टिविटी लेवल पर ये कॉस्ट सेम आती है, कॉस्ट पर यूनिट सेम आती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट बन गया। लेकिन आप फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये आपको ना एडजस्टमेंट में ही क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप अगर है ना क्वेश्चन में देखो ये सारी फिगर्स दी गई हैं। अब मैं आगे पहले क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो आगे दिया गया है द फिगर शोन अबव रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट की फिगर्स थी ऊपर जो हमने पढ़ी, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ PQR लिमिटेड विच हैव द फॉलोइंग मेजर फीचर्स। तो इन कॉस्ट के जो है ना कुछ फीचर्स दिए गए हैं, यानी कि आपको इन शॉर्ट एडजस्टमेंट्स दी गई है। तो आपको क्या करना है ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल है या फिर फिक्स्ड है, तो आपको साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी पढ़ते जाना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। तो आपको डायरेक्ट मटेरियल को क्या करना है, 60, ये आपको थाउजेंड्स में दिया गया है, तो 60 डिवाइडेड बाय, अब डायरेक्ट मटेरियल है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो डिवीजन करते वक्त मैं प्रोडक्ट यूनिट से करूँगी। तो 60 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपका 6 आंसर आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो भी 6 आंसर आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो भी आपका 6 आंसर आएगा। इट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, चाहे 10,000 हम बना रहे हैं, चाहे 20,000 यूनिट्स बना रहे हैं, चाहे 15,000 बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपीज़ वो सेम है। तो कॉस्ट पर यूनिट किस केस में सेम आता है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, वो भी पर यूनिट वाला, ठीक है। तो ये हमारा बन गया वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा बी का भी हम देख लेते हैं। बी के भी केस में अगर आप देखोगे 50 डिवाइडेड बाय 10,
ये हमारी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड किया तो हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। तो हमें मिला 5, ठीक है, तो 5 मिला। उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो भी हमें 5 मिलेगा, और 75 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो भी 5 मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर भी चाहे कितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी 5 यानी कि सेम आ रही है। कॉस्ट पर यूनिट सेम कब आती है? जब वो वेरिएबल हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये हमारा ये वेरिएबल डायरेक्ट मटेरियल वाला खर्चा जो है ये हमारे लिए क्या बन गया? ये हमारे लिए बन गया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो देखो मैं ना अब आपको साथ ही साथ आंसर्स भी दिखाते जाऊंगी। तो आपको सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें क्लासीफाई करना है ना आपको, कि वेरिएबल है या फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको वर्किंग नोट बनाते जाना पड़ेगा। तो देखो, एक तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो देखो यहाँ उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, स्टेटमेंट बनाना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो अगर आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कोई मिलती है ना, तो उसको आपको बाइफरकेट कर देना है वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। सेमी वेरिएबल का कोई कॉलम नहीं बनाना है, उन दोनों को भी बाइफरकेट कर देना है। अंडर द गिवन कॉस्ट क्लासिफिकेशन इफेक्टिव फॉर Q4। और देखो ये जो आपको कॉस्ट पूछी है ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपको किस किस क्वार्टर के लिए पूछा है? Q4। और यहाँ पर यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो तो सिर्फ Q3 तक का दिया गया है। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमने देखा था इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, चाहे कितनी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, तो Q4 में भी कितनी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहने वाला है। तो Q4 के लिए भी हमें डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट मिल चुका है, ओके। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें टोटल, तो उन्होंने देखो कैसे कॉलम बनाया है, दो वर्टिकल कॉलम्स बनाया, एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, ठीक है। तो सबसे पहला तो आया डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन लेबर, सारे जितने भी एक्सपेंसेस है ना वो आपने लिख दिए, और उनको देखो रेफरेंस दिया गया है वर्किंग नोट्स को, तो हम भी वही करेंगे। और ये टेबल है ना, फिलहाल कॉलम्स अमाउंट के ब्लैंक रख देंगे, फिर हम डायरेक्टली किस पर आएंगे? हमारे वर्किंग नोट्स पर। तो सबसे पहली वर्किंग नोट देखोगे तो यहाँ पर आपको दी गई है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में मैंने बोला था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 5 और 6 हमारा भी आया था, कैसे निकाला है देखो, 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000 डिवाइडेड बाय, आई एम सॉरी, ओके। तो यहाँ पर 60,000 डिवाइडेड बाय 10 किया, और दूसरा बी का अगर कॉस्ट निकालना है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 किया, तो 6 और 5 आंसर आया था। तो अब देखो उन्होंने ना बार बार इस लेवल पर भी कैलकुलेट करना, इस लेवल पर भी कैलकुलेट करना, ये सिर्फ आपने कैलसी पर भी कैलकुलेट कर लिया ना तो बहुत टाइम आपका सेव हो जाएगा। आपको लिखते वक्त सिर्फ आपने Q1 का ही लिखा, लेकिन कैलकुलेट करते वक्त आपने तीनों का कैलकुलेट करके देखा था, तीनों जगह सेम आया था, तभी इसको हमने वेरिएबल कॉस्ट बोला था, ठीक है। तो आपका ये वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। तो इमीडिएटली कॉलम में हमने अमाउंट्स लिख दी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 एंड 5। उसके बाद दूसरी कॉस्ट हमारी कौन सी आती है? दूसरी कॉस्ट हमारी आती है प्रोडक्शन लेबर की, ओके। तो अब क्या करते हैं, वर्किंग नोट भी साथ, एडजस्टमेंट भी साथ में पढ़ते जाते हैं। एडजस्टमेंट दूसरी बोली, पहली एडजस्टमेंट बोली है, फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ एनी कॉस्ट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी लेवल। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करेगी, उन्होंने बोला है, ठीक है। तो मैंने देखो आपको क्या बोला था, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, उसकी टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल, हाँ पर यूनिट नहीं बोल रही हूँ, टोटल वो सेम ही रहती है। तो अगर आप ये ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये हमारे पास 5 खर्चे हैं, इनमें से ये जो दो एक्सपेंसेस है, डेप्रीसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, तो वो चाहे कितनी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, आप 10,000 प्रोड्यूस कर रहे हो, 9,000 कर रहे हो, कितने भी प्रोड्यूस करो, आपका डिप्रीसिएशन कांस्टेंट यानी कि टोटल कॉस्ट आपकी सेम ही है, वो कितनी है? 20,000 20,000 20,000। एंड साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी क्या है? कांस्टेंट है, 25,000 25,000 25,000। इट मीन्स ये दोनों हमारे क्या बन गए? ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट बन गए। और हमने क्या कहा था? फिक्स्ड, तो Q4 का भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया, ये भी 20 और 25 ही आएगा। क्यों? बिकॉज उनकी टोटल कॉस्ट हमेशा सेम रहती है।
ठीक है। तो हम डायरेक्ट मटेरियल देख चुके, डेप्रीसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देख चुके। तो देखो इसके लिए आपको ये एडजस्टमेंट नहीं बनेगी, डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, इसको आपने यहाँ पर लिख दिया, ये रहा हमारा डेप्रीसिएशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 20,000 और 25,000 क्वेश्चन से ही उठा दिया हमने, ये 20,000 ये 25,000। ओके, अब आते हैं प्रोडक्शन लेबर पर। प्रोडक्शन लेबर, ये प्रोडक्शन लेबर है और ये आपको कुछ कॉस्ट दी गई है। तो आपने सिंपली क्या करना है, पहले तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके देखना है। ये टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे। प्रोडक्शन लेबर ये आपसे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन वाली यूनिट्स लोगे आप। तो 180 डिवाइडेड बाय 10 किया तो मुझे 18,000 यूनिट्स मिले। ठीक है, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट मिला 18 रुपीज़, कॉस्ट पर यूनिट कितना वाला 18। और अगर यही हम करके देखते हैं 285 डिवाइडेड बाय 20, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 18 आंसर मिला कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ मिला 24.25, सॉरी 14.25। और तीसरे केस में 230 डिवाइडेड बाय 15 करूँगी, 230 डिवाइडेड बाय 15 करूँगी तो मुझे मिलेगा 15.33। ठीक है, तो देखो तीनों भी जगह पर मुझे ना जो कॉस्ट मिल रही है वो भी कॉस्ट पर यूनिट है। कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट डिफरेंट आ रही है एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए बन गया सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, बिकॉज ना ही इसकी टोटल कॉस्ट सेम है, ना ही ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है। तो इट मीन्स ये क्या बन गई हमारे लिए, ये बन गई हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो सॉरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो आपको एडजस्टमेंट दी गई है एनी वेरिएबल एलिमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो दी गई थी सेकेंड वाली, एनी वेरिएबल एलिमेंट of each cost display a linear relationship with the activity level। इन शॉर्ट उन्होंने क्या बोला है, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट, ऊपर जितने भी आपको कॉस्ट मिल रहे हैं उसमें कोई भी अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट जो मिलता है उसका रिलेशनशिप कैसा होता है एक्टिविटी के साथ, उसका रिलेशनशिप लीनियर होता है एक्टिविटी के साथ। इसका मतलब वो बोल रहे हैं आपका कॉस्ट पर यूनिट तो देखो कांस्टेंट था 5 और 4, लेकिन जैसे ही हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो देखो एक्टिविटी पहले 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारी कॉस्ट 60,000 थी। फिर हमने क्या किया, हमारी एक्टिविटी को बढ़ाया, हमारी एक्टिविटी हो गई 20,000 यूनिट्स, तो हमारी कॉस्ट भी देखो बढ़ गई। तो उसका लीनियर रिलेशनशिप है। फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स घटाए तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो गई, टोटल कॉस्ट भी क्या हो गई, घट गई। अब लीनियर रिलेशनशिप भी जो बोल रहे हैं ना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए बोल रहे हैं। इट मीन्स लीनियर यानी कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। याद रखना पर यूनिट तो वो कांस्टेंट थी, ये ए वाले प्रोडक्ट के मटेरियल के केस में 6 और बी वाले मटेरियल के केस में 5। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, ये टोटल है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की क्या रहती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी लीनियर रिलेशनशिप होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ये अगर लाइन नहीं भी लिखते तो ये हम समझ ही सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इससे कुछ एडजस्टमेंट नहीं बनती। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एक्सेप्ट। ओके, तो एक्सेप्शन दे दिया। वैसे तो नॉर्मली जनरली क्या होता है, उन्होंने बोला कि जनरली तो लीनियर रिलेशनशिप होता है, यानी कि जैसे एक्टिविटी बढ़ी, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, याद रखना वर्ड्स को बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनो, मैं कहाँ पर टोटल बोल रही हूँ, कहाँ पर यूनिट बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से। ओके, तो अब एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल लेबर कॉस्ट। तो अभी अभी हमने देखा कि लेबर कॉस्ट तो हमारा क्या है, ये हमारा सेमी वेरिएबल है। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल है, तो जब आप इसको बाइफरकेट करोगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में बाइफरकेट करोगे, तो ये अब एडजस्टमेंट जो आपको बता रहे हैं, तो ये जो आपको एडजस्टमेंट बता रहे हैं वो बता रहे हैं इस पॉइंट से रिलेटेड, यानी कि जब प्रोडक्शन लेवल लेबर को आप
क्लासीफाई करोगे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में, उसको जब आप बाइफरकेट करोगे तब आपका जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा तो उसके लिए एडजस्टमेंट दी गई है। एक्सेप्ट द वेरिएबल लेबर कॉस्ट बिकम 50% हायर ऑफ एक्टिविटी फॉर एक्टिविटी in excess of 19,000 units per quarter due to necessity of overtime working। ओके, इन शॉर्ट ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वैसे तो जैसे ही हमारा वेरिएबल सॉरी लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी बढ़ी तो हमारा लीनियर रिलेशनशिप होता है, उतने से ही हमारी टोटल कॉस्ट भी क्या करती है, लीनियरली प्रॉपर, मतलब कि मोर यूनिट्स और मोर कॉस्ट। ठीक है, जैसे ही यूनिट्स बढ़े हमारी कॉस्ट भी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन टोटल कॉस्ट पर यूनिट वाली कॉस्ट तो हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, एक्सेप्शन क्या दे दिया कि लेबर जो है, वेरिएबल लेबर कॉस्ट जो होगी वो अगर आप है ना 19,000 एक्टिविटी पर आते हो, इन एक्सेस ऑफ 19,000 बोला है, तो आपको ना नंबर ऑफ यूनिट्स देखने पड़ेंगे। तो देखो ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं, पहले में ये दिया गया है आपको 10,000 यूनिट्स, दूसरे में दिया गया है 20,000 यूनिट्स, एंड तीसरे में आपको क्या दिया गया है, 15,000 यूनिट्स। तो इट मीन्स उन्होंने क्या बोला, ये सिर्फ एक्सेप्शन कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स 19,000 से एक्सेस कर रहे हैं। तो ये वाला केस है सेकेंड वाला, जहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स 19,000 से एक्सीड कर रहे हैं, यानी कि 20,000 हो गए। तो ये जो एडजस्टमेंट अप्लाई होगी ये Q2 के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, तो Q2 के लिए अप्लाई होगी उन्होंने बोला है। तो उन्होंने क्या बोला, जब आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे ना, तो वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होगी हमारी, वो 50% हायर हो जाएगी। सपोज 8 आपकी कॉस्ट आई है, सपोज मैं मान लेती हूँ 8 अगर आई है, तो आपकी Q2 के लिए वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज आप Q2 में 19,000 यूनिट्स से अबव बना रहे हो, तो आपको ना एक्स्ट्रा लेबर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो आपकी 50% से बढ़ जाएगी, यानी कि 8 प्लस 50% और बढ़ी, 50% यानी कि ₹4 और बढ़ी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ Q2 के लिए ये एडजस्टमेंट है। Q2 की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उसके लिए ये लीनियर रिलेशनशिप अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट की आपको क्या करती हूँ, सॉरी प्रोडक्शन लेबर की क्या करती हूँ, आपको एडजस्टमेंट पूरी दिखा देती हूँ वर्किंग नोट में। तो देखो वर्किंग नोट 2 पे अगर आएंगे हम लोग, तो वर्किंग नोट 2 में दिया गया है आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट। आपको पता है प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट हमारी सेमी वेरिएबल है, तो उसमें से हमें दो कंपोनेंट्स निकालने हैं, एक तो फिक्स्ड कंपोनेंट, दूसरा है वेरिएबल कंपोनेंट। ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, जैसे कि हमने देखा हमारे पास 3 क्वार्टर्स दिए गए थे, Q1, Q2, Q3, लेकिन Q3 एक्सेप्शनल है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट दी गई थी। तो जब आप सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करोगे वेरिएबल और फिक्स्ड के केस में, तो आपको क्या लेना पड़ता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट। न्यूमरेटर में आप लेते हो चेंज इन कॉस्ट, यानी कि 2 क्वार्टर की आपको कॉस्ट जो रहती है उसका डिफरेंस, चेंज का मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, डिफरेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट से करते हैं। लेकिन तो अब 3 क्वार्टर दिए गए थे, तो वैसे तो हम कौन से भी 2 क्वार्टर्स का डिफरेंस ले सकते थे, आपको आंसर सेम ही मिलता था। लेकिन यहाँ पर इस केस में, प्रोडक्शन लेबर के केस में, हम Q2 का डेटा नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज उसके लिए हमें एडजस्टमेंट दी गई है और उसका जो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर, बिकॉज उसमें कुछ एक्सेप्शंस इन्वॉल्व है, तो Q2 का डेटा हम नहीं लेंगे इस फॉर्मूला के लिए। इसीलिए हमने किसकी डिटेल ली है, Q1 और Q3 की, और चेंज मतलब क्या, इनका डिफरेंस। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमें लेना है प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट लेनी है, देखो रुपीज़ में लिखा हुआ है, कॉस्ट लेनी है, और डिनोमिनेटर में आएगा आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर
आपका, यानी कि ये कॉस्ट आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। 1,80,000, 2,30,000, ये हमने कहाँ से लिया? ये आपका देखो टेबल है प्रोडक्शन। ओ आई एम सॉरी, आपको दिया गया है क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया गया है प्रोडक्शन लेबर। तो देखो 10,000 एक्टिविटी पर आपके 1,80,000 आपका कॉस्ट है, और 2,30,000 जब आपका खर्चा एक्सपेंस था, तब आपके नंबर ऑफ एक्टिविटी कितनी थी? आपकी 15,000। और ये सेकेंड क्वार्टर का हम डेटा नहीं ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पर एक्सेप्शन था, इसलिए सिर्फ लेबर के केस में एक्सेप्शन था। तो इस केस में हम Q2 का डेटा सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करने के लिए नहीं ले रहे हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 2,30,000 में से 1,80,000 लेस करेंगे, और डिनोमिनेटर में 15,000 में से 10,000 लेस करेंगे, यानी कि डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। आपको इस फॉर्मूले का लॉजिक ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट्स की वीडियो में बताया है, तो मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सिंपली मैंने फॉर्मूला बताया और इसमें वैल्यू कैसे पुटअप कर रहे हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमने लिया चेंज इन प्रोडक्शन। चेंज कैसे आया? 2,30,000 माइनस 1,80,000, तो ये हमारा आया 50,000, और डिनोमिनेटर में आएगा 15,000 माइनस 10,000, 5,000। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला किसका है? वेरिएबल कॉस्ट निकालने का। वेरिएबल कॉस्ट वो भी कौन सी? पर यूनिट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आपने कैसे किया? चेंज। चेंज यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस, ये चेंज का मतलब क्या है? डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो चेंज इन प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट्स। चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 किया तो हमें ₹10 आया। तो ये ₹10 क्या है? मेरी वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट। और आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये तो अब हमने निकाल दिया Q1 के केस में आपकी वेरिएबल कॉस्ट, चाहे वेरिएबल कॉस्ट 1 की हो या 3 की हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 10 ही रहने वाली है। लेकिन याद रखना Q2 की वेरिएबल कॉस्ट ये आपकी सेम नहीं रहेगी बिकॉज वो एक्सेप्शन में था, ठीक है। तो उसकी एक्सेप्शन का कॉस्ट हम निकालेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे? देखो आपको ना टोटल कॉस्ट दिया गया था, ये टोटल लेबर कॉस्ट हमने क्वेश्चन से ही उठाया था। तो ये टोटल कॉस्ट आपको दिया गया है, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, Q1 लो चाहे Q2 लो। सपोज आपने Q1 लिया, तो उसमें से आप क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ये तो पर यूनिट है, अब ये टोटल कॉस्ट है, यानी कि इसमें दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व है। तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लेस कर रहे हैं तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ये पर यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से करूँगी, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। सॉरी, ओके। तो जैसे ही मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गई, तो देखो 10 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 थे, तो मुझे क्या मिल गई? 1,00,000। 1,00,000 ये क्या मिल गई मुझे? वेरिएबल कॉस्ट मिली, वो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो हमारी टोटल कॉस्ट थी, इसमें दोनों का कंपोनेंट था फिक्स्ड और वेरिएबल, उसमें से मैंने वेरिएबल का पोर्शन अगर रिड्यूस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाला? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे 80,000 क्या मिला? ये फिक्स्ड कॉस्ट मिला। ओके, नाउ देखो, ये जो है आपको, ये जो दोनों कॉस्ट मिली है, ये आपको मिली है Q1 और Q3 की। आपने देखा कि Q2 में हमारा एक्सेप्शनल केस था, तो Q2 की तो हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। तो Q2 में सिर्फ सिंपली क्या था, वहाँ पर हम 20,000 यूनिट्स बना रहे थे। इट मीन्स विन वो इन एक्सेस ऑफ 19,000 थे, 19,000 से बढ़कर हम यूनिट्स बना रहे हैं। तो उस केस में उन्होंने क्या बोला था? हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो 50% से बढ़ जाएगा। तो देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आपको दी गई है वो है 10, ठीक है। बेसिकली तो 10 थी, ठीक है। ये नॉर्मल जो वाली थी, जो हमने कैलकुलेट की है Q1 Q3 के लिए, वो 10 थी। तो वो 10 तो नॉर्मल वो हमने कैलकुलेट की है, वो तो रहेगी रहेगी। साथ में जो ओवर टाइम किया था उसके लिए उन्होंने क्या बोला था? ओवर टाइम के लिए आपको ₹5 पर यूनिट एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। लेकिन ये 5 यूनिट पर जो एक्स्ट्रा लगेगी, वो सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं उसी के लिए लगेगी।
सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं लगेगी, सिर्फ जो एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उस पर लगेगी। आप क्या करते हो ना, गलती आपसे क्या होती है, आप क्या करते हो, सिंपली ये 10 आपको कॉस्ट पर यूनिट मिले प्लस 50% उसमें ऐड करोगे, इट मीन्स 15 हो जाएगा। आप 15 को 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, वहीं पर आपने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी और आपका आगे का सारा क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा। आपने समझना है, जो हमने ओवर टाइम प्रीमियम दिया है वो ओवर टाइम प्रोडक्ट जो इन एक्सेस ऑफ 19,000 से जितना भी हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, 19,000 से कितना ज़्यादा बनाया है हमने, 1,000। 20,000 माइनस 90,000 करोगे तो 1,000 ही यूनिट्स हमने एक्स्ट्रा बनाया है। तो 1,000 पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा खर्चा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो 1,000 इंटू ₹5 पर यूनिट किया तो 5,000 ये मुझे क्या मिल गया, ये भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, और साथ ही साथ फिक्स कॉस्ट तो हमने देखा था वो इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, चाहे कुछ भी हो वो आपका सेम ही रहने वाला है। तो वो हमारा 80,000 ही आया। तो ये हमारा बन गया टोटल लेबर कॉस्ट। बट याद रखना, ये जो हमने लेबर कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकाली है ये हमारे काम की नहीं है, हमारा जो मेन आंसर है उसके काम की नहीं है। ये तो फिलहाल सिर्फ हमने क्या किए, वर्किंग नोट। हमें फाइंड आउट तो क्या करना है, हमने अभी तक क्या फाइंड आउट की, Q1, Q2 और Q3 की वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट की, ठीक है। और साथ ही साथ हमने फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट की। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें तो क्वेश्चन में Q4 की बोला था। तो Q4 की निकालने के लिए बेसिकली आपको Q1 में अगर आपने Q1 to 3 की आपको वेरिएबल कॉस्ट पता होगी तो आप बोलोगे वही तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, माना सेम है, हम सेम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही लगती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट एडजस्टमेंट दी गई हुई होगी तो हम अकॉर्डिंगली डिफरेंट डेटा लेंगे, ठीक है। तो फॉर Q2 का भी हमने देख लिया, लेकिन अब Q4 की बारी आती है। तो Q4 की बारी के लिए आपको एडजस्टमेंट्स दी गई है, आपको वो आगे पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, तो ये वर्किंग नोट पढ़ते से ही हमने फ़िलहाल तो अपना वर्किंग कर लिया, लेकिन अब Q4 का निकालना है, उसके लिए हमें आगे भी एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। तो आगे क्या दिया गया है, तो वेरिएबल एलिमेंट, अब वापस से वेरिएबल एलिमेंट की बात करें, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज फंक्शंस ऑफ सेल्स। यानी कि अब आप आओ ऊपर, हमारा देखो कितने खर्चे हम देख चुके हैं। एक तो डायरेक्ट मटेरियल, ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्शन लेबर, प्रोडक्शन लेबर के बाद आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, तो इसको भी फटाफट से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली एडजस्टमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की हम देख ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है ये टोटल कॉस्ट, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 10 किया, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स किया तो 9 आई कॉस्ट। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय अगर 20 करते हो तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट पर यूनिट 6 आएगी। और 105 डिवाइडेड बाय 15,000 करते हो, 105,000 डिवाइडेड बाय 15,000 करोगे तो आपकी आएगी 7। तो देखो कॉस्ट पर यूनिट हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए ये कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट जो है ये हमारे लिए क्या बन गई, ये कॉस्ट हमारे लिए वेरिएबल तो नहीं बनी, इट मीन्स ये क्या बन गई, सेमी वेरिएबल। और टोटल भी इनका सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो ये क्या बन गई, सेमी वेरिएबल। और आपने देखा यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दी गई थी, फर्स्ट एडजस्टमेंट तो फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड थी, सेकेंड एडजस्टमेंट जो थी वो वेरिएबल एलिमेंट ऑफ वेरिएबल लेबर से रिलेटेड थी, यानी कि प्रोडक्शन लेबर से। तीसरी जो एडजस्टमेंट दी गई है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे जो डिटेल दी गई है वो आपको किस चीज़ की डिटेल दी गई है, एक्टिविटी ऑफ ईच क्वार्टर इज स्प्रेड इवनली थ्रू द क्वार्टर। वो क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी जो है हर क्वार्टर की इवनली थ्रू आउट द क्वार्टर स्प्रेड हो रही है। साथ ही साथ अब ये जो पैरा है ना, यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो इन Q4 प्रोडक्शन लेवल, यानी कि Q4 की डिटेल्स हमें दे रही हैं। Q4 में क्या एडजस्टमेंट होंगी उसकी डिटेल्स दे रही हैं।
ठीक है। तो इट मीन्स कि हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, इसके लिए हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई। तो सिंपली फटाफट से हम क्या आएंगे, हम पहले तो इसको सेमी वेरिएबल को हम दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करेंगे, एक तो वेरिएबल, दूसरा है फिक्स। तो देखो हमारा सबसे पहला वर्किंग तो डायरेक्ट मटेरियल का हो चुका था। दूसरा वर्किंग नोट हमारा इनकम्प्लीट है। ये हमारा जो प्रोडक्शन लेबर का था, ये हमने फ़िलहाल Q2 तक के ही निकाला है। उसके बाद Q4 की हमने अभी तक एडजस्टमेंट नहीं पड़ी, तो उसके लिए हमने स्पेस थोड़ी छोड़ दी ब्लैंक। फिर हम आते हैं थर्ड वाली एडजस्टमेंट, जो कि हमारी थी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का क्या करना है, बाइफरकेशन करना है। अब एक बात याद रखो, आपको इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई, तो आप इसको सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करने के लिए कोई भी कॉस्ट का डिफरेंस ले सकते हो। कोई भी क्वार्टर ले सकते हो, Q1 का Q2, इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर Q2 Q3 का कर सकते हो, या Q1 एंड Q3 का कर सकते हो। बिकॉज यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने लिया Q1 एंड Q2 एंड उनका डिफरेंस लिया, उनका चेंज लिया। लेकिन अगर आपको याद होगा, तो प्रोडक्शन लेबर में, सिर्फ प्रोडक्शन लेबर में उन्होंने एडजस्टमेंट दी गई थी। इसीलिए वहाँ पर प्रोडक्शन लेबर के केस में Q2 में कुछ एक्सेप्शंस थे। इसीलिए वहाँ पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालते वक्त हमने Q2 को कंसीडर ही नहीं किया था। ओके, तो हमने निकाला। अब आया हमारा वर्किंग नोट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाला। तो फटाफट से आपको फिगर्स क्वेश्चन में से उठाते जाना है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको दिया गया है 90,000, 1,20,000 यूनिट्स है, 10,000 20,000, दोनों का डिफरेंस लिया। और आप क्या करोगे, 30,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे। यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिखा आपने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट्स किया, तो आपको ₹3 पर यूनिट मिल गया। ये फिगर्स मैंने कहाँ से उठाई, एक बार आपको शो कर देती हूँ मैं। 90,000, 1,20,000, ये आपका जो मेन क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो आपका मेन क्वेश्चन है, इसमें देखो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पहले Q2 की है 1,20,000, Q1 की है 90,000। तो और इन दोनों का आपने डिफरेंस लिया, और आपने डिनोमिनेटर में क्वांटिटी का डिफरेंस लिया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हमने प्रोडक्शन वाले यूनिट्स लिए। तो 20,000 और 10,000। ओके, तो ये हमने लिया। तो हमें क्या मिल गया, हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालना आसान है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको देखो क्वेश्चन में आप कोई भी ले सकते हो। अभी फिलहाल हमने क्या ली, टोटल कॉस्ट Q2 की सपोज मान ली। पहले हमने Q1 का करके भी दिखाया था आपको। Q2 की है सपोज 1,20,000 आई, और आपकी पर यूनिट, और Q2 में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20,000। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय अगर 3 किया, तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है। तो टोटल कॉस्ट में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट लेस की, तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई, 60,000। लेकिन याद रखना, ये जो दो मैंने निकाले हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और साथ ही साथ फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये तो मुझे Q1 Q2 और Q3 का डेटा मिला, बिकॉज ये मैंने वहाँ का डेटा यूज़ करके ली है। लेकिन Q4 के लिए तो कुछ एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में दी गई हुई है, हमने देखा था एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ एडजस्टमेंट है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले ना उस एडजस्टमेंट को ही हम रीड कर देते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही खर्चा बचा है। उसके लिए भी आपने क्या किया, अभी स्पेस छोड़ दी थोड़ी सी Q4 के लिए। ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब हमारा सिर्फ खर्चा कौन सा बचा है, डायरेक्ट मटेरियल हो चुका, प्रोडक्शन लेबर हो चुका, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो चुका, डेप्रीसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन ये तो हमारे फिक्स्ड हैं। अब बचा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप फटाफट से करके देखो। 18,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 3.8 आएगा। 54 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो समथिंग कुछ डिफरेंट आएगा। 54,000 डिवाइडेड बाय अगर 20 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.7। ठीक है, साथ ही साथ 50 डिवाइडेड बाय 15 करते हो तो आपको आएगा
3.33, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये तीनों भी कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट है, तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं हुआ, वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं हुआ, साथ ही साथ ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं हुआ, बिकॉज हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर अलग अलग कॉस्ट है, तो ये हमारा बन गया सेमी वेरिएबल। अब इससे रिलेटेड ये पहली एडजस्टमेंट तो हम देख चुके हैं, सेकेंड भी देख चुके हैं प्रोडक्शन लेबर से रिलेटेड। अब तीसरी जो एडजस्टमेंट है वो है वेरिएबल से रिलेटेड। तो अब आप जब वो सेमी वेरिएबल है तो उसको जब आप बाइफरकेट करोगे वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में, तो आप वो एडजस्टमेंट क्या दे रहे हैं, वेरिएबल एलिमेंट ऑफ, यानी कि ये जो वेरिएबल एलिमेंट जो आप निकालोगे तो इसके लिए एडजस्टमेंट दी गई है, इज अ फंक्शन ऑफ अ सेल्स। सबसे पहले तो उन्होंने बोला ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे आपको दो काइंड ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए थे, एक तो प्रोडक्शन यूनिट्स, दूसरे सेल्स यूनिट। तो सेलिंग के लिए उन्होंने क्या बोला है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि वो सेल नंबर ऑफ, जब आप सेमी वेरिएबल का फॉर्मूला यूज़ करोगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो डिवीजन में आप जब नंबर ऑफ यूनिट्स से आप जो डिवाइड करते हो तो वहाँ पर आप प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं यूज़ करोगे, आप सेलिंग यूनिट्स यूज़ करोगे, सेल्स यूनिट्स यूज़ करोगे। ओके, आगे दिया गया है ऑल अदर कॉस्ट विथ वेरिएबल एलिमेंट आर द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम। उन्होंने देखो क्या बोला है, ये इन शॉर्ट एडजस्टमेंट नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्या बोला, जो वेरिएबल एलिमेंट था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो फंक्शन ऑफ सेल्स था, यानी कि आपने जब सेमी वेरिएबल का फॉर्मूला यूज़ करोगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो बोल रहे हैं जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जब लिए आप जब ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो डिनोमिनेटर में आपको सेल्स यूनिट्स लेने हैं, और बाकी दूसरे वेरिएबल एलिमेंट वेरिएबल कॉस्ट जो होंगे, जैसे कि प्रोडक्शन लेबर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था, तो इन केस में आप वो फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब डिवीजन में आप प्रोडक्शन यूनिट्स लोगे। ठीक है, आपको समझ आई बात? ओके, आई होप आपको समझ आई होगी। तो अब इन शॉर्ट ये तो कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं, बिकॉज वो तो हम बाय डिफ़ॉल्ट भी हम समझ ही रहे थे। ओके, तो आते हैं हम डायरेक्टली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की वर्किंग नोट पर। तो देखो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट जो थी वो प्रोडक्शन लेबर से रिलेटेड थी, थर्ड एडजस्टमेंट जो थी वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड थी। आपने देखा था कि हमने ये वाली वर्किंग नोट करने के बाद Q2 के लिए थोड़ी सी स्पेस रख दी है, ठीक है। उसके बाद आप कर रहे हो फोर्थ जो है हमारा वो है वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट। कंपोनेंट हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये क्या है, सेमी वेरिएबल है, तो उसमें से इन दोनों का कंपोनेंट्स अलग अलग बाइफरकेट करके हमें बताना है। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आप न्यूमरेटर में चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट 38,000 54,000, यहाँ पर भी हमने देखा ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप कौन से भी 3 क्वार्टर्स में से कौन से भी 2 क्वार्टर्स ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन लेबर कॉस्ट के बीच में हमारा रेस्ट्रिक्शन क्यों आया था, बिकॉज वहाँ पर Q2 में हमारे पास एक्सेप्शन दिया गया था, तो वहाँ पर हम Q2 यूज़ नहीं कर सकते थे। ओके, तो फटाफट से आपको अमाउंट्स दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन में ही। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये एक्सपेंसेस दिया गया है 54,000 माइनस 38,000 करोगे, और अब उन्होंने क्या बोला, सेल्स जो है वो सेल्स के फंक्शन में है, सेलिंग एंड एक्सपेंडिचर जो है ये सेल्स के फंक्शन में है। तो अब आप ये वाले नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं लोगे, अब आप ये वाले नंबर ऑफ यूनिट्स लोगे, दैट इज 17,000 माइनस 9,000 आप करोगे। ओके, तो फटाफट से आते हैं, देखो आप देखो यहाँ पर 17,000 माइनस 9,000 किया है, तो 8,000 आपका डिफरेंस आया, एंड साथ ही साथ यहाँ 54,000 माइनस 38,000 किया तो 16,000। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एक्सपेंस, ये चेंज इन एक्सपेंस 16,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स यूनिट्स दैट इज 8,000, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई 2। अब साथ ही साथ फिक्स कॉस्ट टोटल निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आपको देखो यहाँ पर कॉस्ट दी गई है Q2 की 54,000 टोटल कॉस्ट है आपकी, उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हमारी 2 थी, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कितने प्रोड्यूस किए थे 17,000, तो 17,000 इंटू 2 किया तो हमें मिल जाएगी 20,000 कॉस्ट। अब देखो एक बार है ना, मैं ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके बताती हूँ इस Q1 का डेटा लेकर। तो देखो Q1 की जो आपकी कॉस्ट थी, Q1 की टोटल कॉस्ट कितनी थी 38,000, और आपकी
वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट 2 पर यूनिट, तो 9000 यूनिट्स Q1 में प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 18000 आता है। तो 18000, 38000 माइनस 18000 करूँगी तो भी फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या आएगी, 20000, बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल वो सेम ही आनी है। ठीक है, तो आप कोई भी डेटा यूज़ कर कर फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो। अब बात उठती है Q4 की, जिसके लिए अभी तक हमने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी, तो अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फटाफट से रीड आउट करेंगे। आओ फटाफट से क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो अब तक यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन पूरा पढ़ना हो चुका है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं Q4 के लिए एडजस्टमेंट्स। ओके, तो सबसे पहला दिया गया है, इन अ Q4 प्रोडक्शन लेवल विल बी सेट इक्वल टू सेल्स लेवल। उन्होंने बोला है Q4 की जो प्रोडक्शन लेवल है वो इक्वल्स टू सेल्स लेवल होगी, यानी कि जितना सेल्स हुआ उतना ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। बिकॉज ये उन्होंने क्यों बोला, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्या था ना, हमारे क्वेश्चन में सेल्स यूनिट अलग, प्रोडक्शन यूनिट्स अलग बोले थे, लेकिन Q4 में बोल रहे हैं कि वो आप दोनों का सेम ही रहने वाला है, जितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किए उतने ही आपने प्रोड्यूस भी किए होंगे। ओके, आगे क्या दिया गया है, प्रोडक्शन एंड सेल्स इन दिस क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू रेंज फ्रॉम। अब देखो ये फ्लेक्सिबल बजट है, तो आपको एग्जैक्ट कोई एक लेवल ऑफ एक्टिविटी तो नहीं बताएंगे, तो उन्होंने हमें रेंज बताई है। तो रेंज क्या बताई है, बिटवीन 15000 यूनिट्स एंड आई एम सॉरी between 15,000 units and 21,000 यूनिट्स उन्होंने बोला है। द मोस्ट लाइकली वॉल्यूम इज 18,000, और जो मोस्ट लाइकली है वो क्या है, 18,000 यूनिट्स है। इट मीन्स उन्होंने हमें 3 डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा। जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाओगे तो 18,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स और 21,000 यूनिट्स लेकर आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या बोला है उन्होंने, इन 9 months it will be possible to accurately estimate the sales of Q4। उन्होंने बोला है इन द 9th मंथ 9th में जब आप आओगे, यानी कि 3 क्वार्टर्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसमें पॉसिबल होगा कि आप Q4 के एस्टिमेट्स बरोबर से निकाल सकोगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है ना, जब मैं फ्लेक्सिबल बजट बनाऊंगी तो ये 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर मैं बनाऊंगी, लेकिन अब जब मैं पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब मैं निकालूंगी ना, तो मैं 18,000 के लिए निकालूंगी। क्यों 18,000 के लिए निकालूंगी, बिकॉज आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी, सॉरी इन्होंने मोस्ट लाइकली बोला है, तो इसीलिए फिलहाल हम 18,000 का डेटा यूज़ करेंगे। ओके, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम इन Q1 to 3 एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सेम ही रहने वाला है, जो कि हमारा Q1 to 3 में था, मतलब बहुत बड़ा है। देखो, कॉस्ट स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, कॉस्ट स्ट्रक्चर यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आपके Q1, Q2, Q3 में थे वो सेम ही रहेंगे, साथ ही साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी आपका सेम ही रहेगा। लेकिन, और ये दोनों तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Q1, Q2, Q3, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इसका मतलब वैसे तो जनरली नॉर्मली तो हमारा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, जो हमने Q1, Q2, Q3 में निकाले थे वही रहेंगे, और फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारा टोटल सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर Q4 के केस में वो सेम नहीं होगा, उसको सेम तो रहेगा बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस, यानी कि उन्होंने जो भी एडजस्टमेंट दिए होंगे उस पर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए देखो मैंने Q4 के लिए आपको स्पेस छोड़ दी थी। आप बोलोगे कि फिर हमने डायरेक्ट मटेरियल में क्यों डायरेक्टली अमाउंट्स लिख दी थी, तो देखो मैंने क्वेश्चन पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई, इसीलिए मैंने डायरेक्टली अमाउंट्स लिखवा दी थी। वैसे मुझे पहले आपको एडजस्टमेंट पढ़ानी थी, बाद में ही वो लिखवाना था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। तो देखो पहली एडजस्टमेंट आपको दी गई है, लेबर वेज रेट विल राइज बाय 12.5%। ठीक है, वेज रेट बोल रहे हैं, वेज रेट मतलब क्या, ये बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की।
पर यूनिट आपकी जो भी कॉस्ट होगी, और ये हम बात कर रहे हैं लेबर यानी कि प्रोडक्शन लेबर की, तो ये एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन लेबर। और ये एडजस्टमेंट सिर्फ Q4 के डेटा के लिए ही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन लेबर आपका कितने से बढ़ रहा है? 12.5%, 12.5%, ओके। एंड साथ ही साथ आगे क्या बोला है, वापस नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको लेबर से ही रिलेटेड मिलेगी, वेरिएबल लेबर। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, इन्होंने बोला है लेबर वेज रेट विल राइज बाय 12.5%। तो देखो यहाँ पर लेबर वेज रेट बोला है, तो ये फिक्स्ड भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है। अब यहाँ तो स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने यूज़ किया नहीं है, ये फिक्स्ड की बात कर रहे हैं या वेरिएबल की बात करें, तो इट मीन्स हमारा दोनों भी खर्चा, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, दोनों भी हमारा 12.5% से इंक्रीज हो जाएगा, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। लेकिन नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो बोली है वहाँ पर स्पेसिफिकली वर्ड लिखा हुआ है, वेरिएबल लेबर इनपुट्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल डिक्रीज ड्यू टू लर्निंग कर्व इफेक्ट such that 80% of previous labor input per unit of output will be required in Q4. The threshold for overtime workings remains 19,000 per quarter. ओके तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, देखो आपके जो लेबर्स होते हैं ना, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होते जाते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होते जाते हैं, तो आपके लेबर आवर्स पहले जितने लगते थे उससे कम लगने लगते हैं। जैसे कि मान लो आपको कॉस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, सपोज ये क्वेश्चन नंबर आप 1 सॉल्व करते हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो हो सकता है पूरा आपको 1 आवर लग गया, लेकिन लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करते हो तो हो सकता है आपका वो क्वेश्चन 40 मिनट्स में ही कंप्लीट हो गया, एंड थर्ड टाइम में जब आप करोगे तो आपका वो क्वेश्चन 25 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व इफेक्ट। यानी कि पहले मुझे इतना ज़्यादा इनपुट यानी कि ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, 1 आवर, फिर मेरा वो टाइम इनपुट कम होता गया, सेम आउटपुट के लिए, आउटपुट तो सेम ही है, मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मेरा इनपुट जो मेरा टाइम है वो कम होता गया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बोली है, उसको कहते हैं लर्निंग कर्व, बिकॉज मैंने जैसे ही चीज़ें सीखना मैंने सीख ली तो मेरा इफ़िशिएंसी बढ़ गई, तो मुझे टाइम कम लगता जाएगा। आपने क्यूटी में भी पढ़ा होगा, ओआर में, कि आपने लर्निंग कर्व का आपको पूरा का पूरा चैप्टर है, तो उसी के लिए आपको परसेंटेज बताया है कि 80% लर्निंग कर्व है। पहले जितना हमें लेबर इनपुट पर यूनिट हम जितना लेबर आप लगाते थे उस सेम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, अब वो आपको क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। जो आप प्रीवियस लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए आप जितना इनपुट लगाते थे, इन शॉर्ट ये आपको समझ रहा है ना, ये आपको वेरिएबल, सबसे पहले तो वेरिएबल पोर्शन के लिए ही बोल रहा है, फिक्स तो आपका फिक्स ही रहने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए वो बोल रहा है, वेरिएबल वो भी लेबर कॉस्ट, ठीक है, उसमें आपका 80% आपको क्या करना है, इफ़िशियंसी रेशो, ये सॉरी लर्निंग इफेक्ट का रेशो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है जो ओवर टाइम वर्किंग वाला जो हमारी एडजस्टमेंट थी, वहाँ पर क्या था, 50% आपकी जो कॉस्ट थी वो क्या थी, वो बढ़ जाती है, तो वो आपको सेम यहाँ पर भी कंसीडर करना है। तीसरी एडजस्टमेंट दी गई है, तो ये पहली दो एडजस्टमेंट दी गई है फिक्स्ड लेबर कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्शन लेबर से रिलेटेड। अब थर्ड एडजस्टमेंट जो दी गई है वो दी गई है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड आप तो बोलोगे यहाँ पर हमने टेबल में तो कहीं पर भी फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिए गए, प्रोडक्शन लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ है, आप तो ढूंढने ही लगोगे। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब ही क्या, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ही हम फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख देना है क्या, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एंड साथ ही साथ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो तो आपको टेबल में आप ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो अब देखो यहाँ पर तो वेरिएबल की बात कर रहे थे, यहाँ पर तो स्पेसिफिक कुछ बोला ही नहीं, तो इसलिए हम जब बढ़ाएंगे तो दोनों में बढ़ाएंगे, फिक्स में भी वेरिएबल में भी। ये बढ़ाते वक्त सिर्फ आप वेरिएबल में एडजस्टमेंट करोगे,
लेकिन ये वाले केस में आपको स्पेसिफिकली बोला है फिक्स्ड एलिमेंट, ये दोनों भी कॉस्ट क्या थी, सेमी वेरिएबल थी, लेकिन एडजस्टमेंट सिर्फ फिक्स्ड वेरिएबल से ही रिलेटेड है। तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट आपने निकाली थी वो क्या हो रही है, राइज हो रही है बाय 20%। तो जितनी भी कॉस्ट आई होगी आपने, हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं Q1 to 3 की, तो उसमें आप 20% ऐड कर दोगे। The variable element of selling and distribution cost are unaltered. Okay, जो आपकी remaining variable cost जो रहेगी दोनों भी केसेस वो unaltered, वो unchanged रहेगी, सेम रहेंगी। ओके, तो अब मैं फटाफट से हमारी वर्किंग नोट पर आऊँगी। वर्किंग नोट हमारी पहली थी डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको वैसे भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं कराई थी, डायरेक्टली ये Q4 में भी यही कैरी फॉरवर्ड होगा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम रहती है। तो ये वैसे तो हमने निकाला, कौन सा डाटा लेकर हमने निकाला, Q1 Q2 Q3 का, लेकिन हमने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, तो Q4 में भी यही सेम डेटा होगा। उसके बाद आया था हमारा प्रोडक्शन लेबर। प्रोडक्शन लेबर में हमने देखा था कि Q1 और Q3 की हमने डिटेल्स देकर हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कॉस्ट, निकाला था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। एंड उसके बाद Q2 में कुछ एडजस्टमेंट होने की वजह से Q2 की भी हमने निकाली थी। बिकॉज देखो, जैसे ही यूनिट्स 19,000 से एक्सीड कर रहे हैं तो आपको ओवर टाइम प्रीमियम लग रहा था, तो अब हमने इन दोनों का निकाल लिया। अब आपको क्या देखना था, Q4। तो Q4 के लिए हम सेम नहीं ले वैसे तो जनरली तो हम सेम ही लेते थे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और साथ ही साथ फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम लेते, लेकिन क्वेश्चन में बिकॉज एडजस्टमेंट दी गई है, और एडजस्टमेंट क्या दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए तो दो एडजस्टमेंट दी गई है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि ये वेरिएबल कॉस्ट जो थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखो 10 रुपीज़ थी, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर 19,000 से, Q2 में 19,000 से एक्सीड कर रहे थे यूनिट्स, और यहाँ पर 19,000 से दोनों कम थे यूनिट्स, तो उस केस में तो 10 था, लेकिन 19,000 से जैसे ही एक्सीड हुआ तो एक्सीड वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, 19,000 के अबव वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उस पर आपको 5 रुपीज़ लग रहे थे। तो आप बोलोगे कि अब Q4 में हम कौन सा डेटा यूज़ करें, 19,000 से अबव वाला या फिर 19,000 से बिलो वाला। तो आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में ही देखना है कि आपको क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बताए हैं Q4 के लिए। तो Q4 के लिए उन्होंने तो एक्सपेक्टेड हमको रेंज में बताए हैं 3 अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर, लेकिन उन्होंने मोस्ट लाइकली बोला था 18,000। तो मोस्ट लाइकली वाला ही कैलकुलेशन हम लेंगे सॉल्व करते वक्त, ठीक है। वैसे तो देखो, आपको ये क्लासीफाई करते वक्त नंबर ऑफ़ यूनिट्स की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पर क्यों हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स देखने की ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर स्पेसिफिक एडजस्टमेंट थी कि 19,000 से अबव यूनिट एक्सीड करेंगे तभी आपको ये ओवर टाइम कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली वाला हमने देखा कि 18,000 यूनिट्स जब आप बना रहे हो तो आपको यहाँ पर अब ये एक्स्ट्रा ओवर प्रीमियम वाला खर्चा नहीं लगेगा। ओके, तो आपने फटाफट से वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 थी, उसमें आपका 12.5% इंक्रीज हुआ, तो आपने सिंपली क्या किया, इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट हुआ है तो इसीलिए आपने 1.125 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। साथ ही साथ आपको उन्होंने बोला था कि आपकी जो इफ़ेक्टिव लर्निंग कर्व का रेशो जो आया है वो 80%, जो कॉस्ट आपको पहले लगती थी अब उसका 80% ही लग रहा है। तो आपने मल्टीप्लाई किससे किया, 80% से किया, 0.8 से किया, तो आपको जो वेरिएबल कॉस्ट मिली वो 9 मिली। वैसे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीमेंट हो रही थी, लेकिन फिर डिक्रीज क्यों हो गई, बिकॉज आपका लर्निंग कर्व इफेक्ट आ गया। आप वही काम आप बहुत जल्दी कर लेते हो तो आपको आर्स कम देने पड़ते होंगे, तो आपको खर्चा भी कम लग रहा है। तो आपका आया टोटल 18,000 पर हमने अप्लाई किया तो 1,62,000 हमारा खर्चा आया। आपको मायने क्या रखता है, पर यूनिट वाला, तो पर यूनिट वाला हमारा कॉस्ट आया 9,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट देखो उन्होंने क्या बोला था, जो हमारा 12.5 खर्चा बढ़ेगा, सॉरी खर्चा नहीं, हमारा जो कॉस्ट बढ़ेगा वो उन्होंने सिर्फ लेबर कॉस्ट बोला था, वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं था कि फिक्स्ड या वेरिएबल। तो हम दोनों को मानेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी थी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 80,000। देखो Q2 वाली मैंने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं ली, ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी
क्वार्टर फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी सेम ही रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 जो आपने यहाँ पर निकाली थी, वही 80,000 Q4 निकालते वक्त 80,000 में आपने 12.5 से इंक्रीमेंट किया, मल्टीप्लाई किया 1.125 से, तो आपको 19,000 आ गई। तो ये आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गया। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गया। तो अब आप सिंपली क्या करोगे, फोर्थ एडजस्टमेंट पर आओगे। Q4 का आपको डिटेल मिल गई। फोर्थ एडजस्टमेंट थी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमने देखा था कि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ क्या थी, फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट उनकी अनअल्टर्ड थी। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थी पर यूनिट, ये तो हमारी सेम ही रहने वाली है, इसीलिए Q4 में हमने वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं लिखा है, बिकॉज वो हमारी सेम रहेगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पहले 60,000 थी, देखो 60,000 थी, लेकिन अब उसमें ऐड करो 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज किया तो 72,000 आ गई। उसी तरीके से फोर्थ एडजस्टमेंट भी ईजी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये ऑलरेडी हम Q1, Q2, Q3 का डिटेल लेकर हमने वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकाल चुके थे। अब बात करते हैं Q4 की। Q4 में वेरिएबल कॉस्ट के लिए तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उन्होंने बोला था अनअल्टर्ड है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा 20,000 था वो 20% से इंक्रीज हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1.20 से किया तो 24,000 हमें कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, तो अब हमारी ये सारी एडजस्टमेंट हो गई, हमें Q4 की डिटेल्स मिल गई। तो हमने जो पहला टेबल बनाकर रखा था उसमें कॉलम्स ब्लैंक रखे थे, तो ये हम फिलअप करते जाएंगे। तो फटाफट से आपने क्या करना है, ओके, तो मैं आपको देखो शो करती हूँ। यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो सबसे पहले बात आती है डायरेक्ट मटेरियल की। तो डायरेक्ट मटेरियल का जब आता है, तो डायरेक्ट मटेरियल के केस में आपको दिया गया है 6 और 5। ओके, 6 और 5 ये हमने कहाँ से लिया, पहली वर्किंग नोट से। तो पहली वर्किंग नोट देखो आपको दी गई है यहाँ पर, पहली वर्किंग नोट 6 और 5 यहाँ से हमने लिया, ये पर यूनिट है। उसके बाद Q4 का सिर्फ डिटेल्स लेना है। Q4 में देखो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट 9 आई थी, एंड साथ ही साथ आपका लेबर कॉस्ट, सॉरी, फिक्स कॉस्ट जो आया था वो 90,000 और ये 9 और 90,000। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये देखो यहाँ पर दिया गया है 9 और ये है 90,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भी हमने क्या निकाला था, वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी 3 रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी 72,000। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, वेरिएबल कॉस्ट रही हमारी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रही 3 पर यूनिट और ये 70,000, ये भी हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो हमने फिक्स्ड क्वेश्चन में से ही ले लिया, उसके लिए नो एडजस्टमेंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम वर्किंग नोट 4 बनाई थी, तो वर्किंग नोट 4 पे आएंगे। वर्किंग नोट 4 में देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी 24,000 रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट अनअल्टर्ड थी 2, एज इट इज़ लेंगे 2 और 24,000। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं 2 और 24,000, ये आपको मिल गई आपको टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, जिसमें उन्होंने आपसे पूछा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट, और वो आपको बाइफरकेट करके बताना था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में। सेकेंड अब बहुत ही ईजी है, आपको पूछा है फ्लेक्सिबल बजट। तो सिंपली फ्लेक्सिबल बजट पूछा है, वो भी 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर हम बनाएंगे, 15,000, 18,000 और 21,000। तो आपने सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है और 3 वर्टिकल कॉलम्स बना देने हैं। पर्टिकुलर्स 3, 15,000, 18,000, 21,000। अब आपको कॉस्ट पर यूनिट आपको पता है 666, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से सिर्फ करते जाना है, 18,000 इंटू 6, 15,000 इंटू 6, 18,000 इंटू 6, 21,000 इंटू 6। बिकॉज हमने देखा था Q4 की डिटेल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वेरिएबल कॉस्ट वैसे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम होता है, लेकिन हमने एडजस्टमेंट Q4 में कुछ एडजस्टमेंट लगाने के बाद भी वो 6 ही थी। तो ये हम देख चुके हैं, मटेरियल बी के लिए 5 थी, तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते गए, 15,000 इंटू 5, 18,000 इंटू 5, 21,000 इंटू 5। तो मुझे वेरिएबल सॉरी मटेरियल कॉस्ट मिल गया। दूसरा है प्रोडक्शन लेबर। प्रोडक्शन लेबर के लिए देखो आपको दी गई थी कॉस्ट, जो दी गई थी वेरिएबल कॉस्ट वो है 9। ओके, 9 दी गई है, तो हमने क्या किया, सिंपली 9 तो हमने दोनों भी इफेक्ट लेने के बाद लर्निंग कर्व का और 12.5% इंक्रीज जो हो रहा था वो लगाने के बाद
हमने 9 रुपीज़ निकाली थी, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हमारी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो अब 15,000 इंटू 9 किया, 18,000 इंटू 9 किया। तीसरी लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो देखो यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है, नीचे आपको एडजस्टमेंट दी गई है, तो यहाँ पर देखो 21,000 यूनिट्स बना रहे हैं। इट मीन्स ये इन एक्सेस ऑफ 19,000 है, और 19,000 से कितने एक्सेस है, 21,000 माइनस 19,000 करेंगे तो 2,000 यूनिट्स हम ज़्यादा बना रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ओवर टाइम के लिए 50% वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो ये देखो वेरिएबल कॉस्ट 21,000 इंटू 9 किया, बेसिकली ये तो हमने कर लिया, 21,000 इंटू 9 किया, लेकिन जो एक्स्ट्रा यूनिट्स 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स 19,000 से एक्सेस बनाए, उसके लिए आपको कॉस्ट कितनी खर्चा करनी पड़ेगी, 0.5। तो 0.5 ये आपने 0.5 कैसे निकाला आपने, ओ आई एम सॉरी, 0.5 नहीं है, ये आपकी 50% से उन्होंने बोला था ना, तो 9 का 50% आपने लिया, यानी कि 4.5 से भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये मुझे ओवर टाइम खर्चा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगी तीनों भी केसेस में, 90,000 90,000 90,000। कहाँ से लाई हमने, देखो ये फर्स्ट टेबल से हम डेटा ले रहे हैं, 90,000 9, ओके। अदरवाइज आप बोलोगे कहाँ से डेटा ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट है एडजस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 एंड 72,000, ओके। तो आओ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सिंपली आपने क्या किया 3, तो 15,000 इंटू 3, 15,000 इंटू नंबर ऑफ एक्टिविटी 18,000, 3 इंटू 21,000, ओके। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिक्स कॉस्ट था 72,000 72,000 72,000, तो वो भी ऐड करना है, तो टोटल आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मिल गई। अब आता है नेक्स्ट आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तो सेम था, फिक्स्ड कॉस्ट हमने देखा था, डेप्रीसिएशन जो है हमारा वो सेम रहेगा 22,000। बाकी दो कॉस्ट हमारे बचते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेक्स्ट मिस्टेक इस क्वेश्चन की होती है वो ये है, आप ये दोनों कॉस्ट भी क्या करोगे, फ्लेक्सिबल बजट में लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर ही आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्यों कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ये तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकालने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में आपको देखो क्या बोला था, फ्लेक्सिबल बजट फॉर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब आपको यहीं पर रुक जाना है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप लेस करोगे, फिर तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही रुक जाना है, उसमें से अगर हमने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लेस किए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, आपको यहीं पर स्टॉप हो जाना है। तो इसीलिए हमने ये वाले दो एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करेंगे फ्लेक्सिबल बजट बनाते वक्त। तो यहाँ पर देखो हमारा कंप्लीट होता है आंसर, इसके बाद वर्किंग शुरू होते हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व करते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।